भारतीय जनता पार्टी द्वारा आए दिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय इतिहास को केवल मुस्लिम आक्रांताओं का इतिहास बना दिया है। भारतीय इतिहास से महान हिंदू राजाओं का नाम मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनके बारे में थोड़ा बहुत ही बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पढ़ाया गया। ऐसे में हमारी आने वाली पीढ़ी को महान हिंदू राजाओं के बारे में पता ही नहीं चलता, लेकिन उन्हें जो है अकबर बीरबल के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह आरोप कांग्रेस के ऊपर कहाँ तक सही है, इसकी जांच के लिए आज हम जो है पूरी तरीके से आपको दिखाएंगे। प्रायः यह देखा गया है कि जब कोई हिंदू लेखक होता है तो वह जो है हिंदू राजाओं के बारे में ही वर्णन कर देता है अपनी किताब में। अगर कहीं कोई लेखक मुस्लिम आक्रांताओं से प्रभावित होता है तो वह जो है केवल मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में ही लिख देता है। ऐसे में किसी लेखक की पुस्तक को आधार ना बनाकर हमने इसे निष्पक्ष इसकी जांच करने के लिए खुद जो है अपनी पढ़ाई के दौरान की कॉपी को हमने आधार बनाया है। वर्तमान में यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया कि संभाजी का इतिहास जो है छिपाया गया, लेकिन औरंगजेब का इतिहास ही बच्चों को पढ़ाया गया। का भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि संभाजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया गया बच्चों को, लेकिन जो है औरंगजेब के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया। तो ऐसी स्थिति में आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमें औरंगजेब के बारे में कितना पढ़ाया गया था और संभाजी के बारे में कितना बताया गया था। इसका जो है हम विस्तृत तरीके से आज वर्णन करेंगे कि संभाजी के बारे में हम कितना जानते हैं, कितना हमें बताया गया था और औरंगजेब के बारे में हमें कितना बताया गया। तो आइए इसके बारे में विस्तृत देखते हैं। औरंगजेब के बारे में हमें यहाँ से पढ़ाया गया है, लेकिन उससे पहले भी औरंगजेब के बारे में हमें कुछ बताया गया था। जैसे उसके पहले भी हम देख लेते हैं कि औरंगजेब के बारे में हमें क्या क्या बताया गया था। औरंगजेब से पहले जो है हमें शाहजहाँ के बारे में बताया गया था। औरंगजेब का पिता शाहजहाँ था, तो उसके बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का नंबर आता है। तो ऐसी स्थिति में शाहजहाँ के बारे में हमें बताया गया, उसके बाद जो है औरंगजेब का नंबर आता है। औरंगजेब का इतिहास हमें यहाँ से बताया गया कि जब शाहजहाँ की अवस्था काफ़ी ज़्यादा हो गई तो उसके पुत्रों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और जो है गद्दी प्राप्त करने के लिए उनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में हमें जो है शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का इतिहास यहीं से पढ़ाया गया। शाहजहाँ के मुमताज़ महल से कुल 14 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें 7 की मृत्यु हो गई और 7 जीवित बचे। इसमें आप देखेंगे कि कितना विस्तृत बारीक तरीके से बताया जा रहा है। आप यह भी देखते चलिए कि मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में कितना बारीक से बताया जा रहा है, और हमें जो है अभी संभाजी के बारे में देखेंगे कि वहाँ कितना बारीक से हमें बताया गया था। तो जो है इसमें आप कितना बारीक बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि शाहजहाँ के मुमताज़ महल से कुल 14 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें 7 की मृत्यु हो गई, 7 जीवित बचे, जिसमें इसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। पहला था दारा शिकोह। शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र जो उसका सबसे प्रिय भी था, दारा शिकोह, वह शाहजहाँ के साथ आगरा में ही था। उसे अपनी बहन जहाँ आरा का समर्थन प्राप्त था, जो मखफ़ी लिखने में सिद्धस्त थी। उसके बाद शाहजहाँ का अगला पुत्र शाह शुजा था, यह बंगाल का सूबेदार था। उसके बाद औरंगजेब, यह दक्षिण औरंगजेब के बारे में अब शुरू हो गया। यह दक्षिण का सूबेदार था। इसे नस्तलिक और शिकस्त लिखने में महारत हासिल थी। इसे अपनी बहन रोशन आरा का समर्थन प्राप्त था। आप देख रहे होंगे कि कितना जो है बारीक हमें इसके बारे में बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि यह दक्षिण का सूबेदार था, इसे नस्तलिक और शिकस्त लिखने में महारत हासिल थी। इसे अपनी बहन रोशनारा का समर्थन प्राप्त था, जो अत्यंत पढ़ी लिखी थी, जिसने दिल्ली में बैतुल उलूम अर्थात साहित्य केंद्र की स्थापना की। इसकी बहन ने भी क्या क्या किया उसे भी बताया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि संभाजी के बारे में हमें कितना बताया गया।
उसके बाद मुराद, यह गुजरात का सूबेदार था। इसे अपनी बहन गौहर आरा का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद देख लीजिए, इसमें कोई सब आपके सामने है, कहीं कोई छिपने और छिपाने वाली बात नहीं है। यह हम छात्रों को पढ़ाई के दौरान बताया गया था। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया सही है या गलत। अब इसी बीच आगरा में शाहजहां की बीमारी और उसकी मृत्यु की खबर आने लगी। अतः उसके पुत्रों ने उत्तराधिकार के युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसमें कुल 5 युद्ध हुए। इसकी शुरुआत शाह शुजा ने की। शाहजहां का दूसरा पुत्र शाह शुजा जो था, इसकी शुरुआत उसने की। अब हमें ये जो है औरंगजेब की भूमिका बताई जा रही है कि औरंगजेब गद्दी पहुंचने से पहले क्या क्या कार्य किया था। हमें ये भी बताया जा रहा है कि औरंगजेब को गद्दी कैसे मिली। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि कुल 5 युद्ध हुए। इसकी शुरुआत शाह शुजा ने की थी, ये भी बताया गया। तो औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, यहाँ दक्षिण में रहता था। ये मुराद गुजरात का हो गया, शाह शुजा बंगाल इसी ने शुरुआत की। और दारा जो शाहजहां के पास ही रहता था, क्योंकि दारा शिकोह जो था उसका सबसे प्रिय था शाहजहां का। तो ऐसी स्थिति में हमें कितनी बारीक तरीके से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें बताया गया कि बहादुरपुर का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद धर्मठ का युद्ध, और डेट भी बताया जा रहा है कि 1658 में। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध के बाद जो है खजवा का युद्ध होता है। उसके बाद देवराई का युद्ध। अजमेर के पास देवराई नामक स्थान पर औरंगजेब ने दारा को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। इस प्रकार अब उसका दिल्ली पर अधिकार हो गया और उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया। उधर दारा अपनी पराजय के बाद उत्तर पश्चिम की ओर भागा और एक अफगानी जीवन खां के यहाँ शरण ली, जिसने उसे धोखा देकर बहादुर खां को सौंप दिया। बहादुर खां उसे दिल्ली ले आया और औरंगजेब को सौंप दिया। औरंगजेब ने दारा पर इस्लाम धर्म की अवहेलना का आरोप लगाकर गधे पर बिठाकर दिल्ली में घुमाया, फिर उसे फांसी दे दी गई। औरंगजेब जो अपने भाई का भी नहीं हुआ। दारा कोई उसका दुश्मन नहीं था, जो इतना दुर्व्यवहार कर रहा था वह उसका भाई ही था। गद्दी के लिए अपने भाई का नहीं हुआ, ये भी आप ध्यान में रखते चलिए। उससे हुमायूं के मकबरे में, दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे के एक तहखाने में गाड़ दिया गया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर लिया। औरंगजेब जो अपने पिता का भी नहीं हुआ, उसने अपने पिता को ही कैद कर लिया, जहां 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था आगरा के किले में और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद देख, औरंगजेब के बारे में हमें बताया गया। इसके पहले अभी तक हमें बताया जा रहा था कि औरंगजेब ने गद्दी कैसे प्राप्त की। अब आप देखेंगे कि औरंगजेब गद्दी पर बैठने के बाद क्या क्या करता है। 1658 से 1707 तक उसका कार्यकाल था। इसमें हमें बताया गया कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ। 1618 उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ। इसके जन्म के बारे में बताया गया। इसकी माँ मुमताज महल थी, ये भी बताया गया। उपाधियाँ इसने कौन कौन सी धारण की थी, बहादुर, जिंदा पीर, शाही दरवेश, आलमगीर, ये भी बताया गया। राज्याभिषेक 2 बार हुआ, आगरा में एक बार दिल्ली में। विवाह इसने किया था दिलरास बानो बेगम से, रबिया उद्दौरानी से, उदयपुरी महल से, ये भी बताया गया। औरंगजेब का शाब्दिक अर्थ भी बताया गया। ऐसा शासक जो ताज की प्रतिष्ठा बढ़ाए, उसका अर्थ था। इसका काल मुगल काल का चरमोत्कर्ष और विघटन का काल माना जाता है। इसके काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। इसके काल में क्या क्या हुआ वो भी हमें बताया गया। इसके काल में मुगल राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ और सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के काल में हुए। इसने सर्वाधिक मनसब और जागीर बांटी। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के दोष भी इसी के काल में दिखाई पड़ते हैं। इसने गद्दी पर बैठने के बाद कुरान के नियमों का पालन करते हुए 80 प्रकार के करों को माफ़ कर दिया। अब इसकी बड़ाई भी कर रहे हैं।
इसमें 2-3 कर भी हमें बताया गया कि कौन 80 कर माफ़ किए थे। कुछ मुख्य कर जो थे उसके बारे में भी बताया गया कि कौन कौन कर इसने माफ़ किए। उसके बाद आप देखते चलिए, कोई लुका छिपी के खेल नहीं है, इसमें सब आपके सामने ही है। इसके समय हिंदू सरदारों का प्रतिशत सर्वाधिक 33% था। मराठों का प्रतिशत भी इसके समय में सर्वाधिक था। इसने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु इतिहास की सर्वाधिक पुस्तकें इसी के काल में लिखी गई। इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु संगीत की सर्वाधिक पुस्तकें इसी के काल में लिखी गई, यद्यपि यह स्वयं बीड़ा बजाता था। इसने हिंदुओं के त्योहारों होली, दीपावली आदि को मनाने पर भी रोक लगा दी। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, फारसी नववर्ष त्यौहार नवरोज मनाना, तुलादान प्रथा और झरोखा दर्शन पर भी रोक लगा दी। राज्याभिषेक के 22वें वर्ष 1679 में पुनः जजिया लगा दिया। इसने हिंदुओं पर जो है जजिया भी लगाया था। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने जजिया लगाने का विरोध भी किया। इसने मथुरा, काशी आदि के हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। इसने सर्वाधिक सिक्के चलाए। इसके बारे में इतना सब कुछ बताया जा रहा है। इसने कौन कौन सी विजय की वो भी बताया जा रहा है। असम की विजय 1661 में की। अब इसने असम की विजय कैसे की वो भी बताया जाएगा, लेकिन ये सब नहीं दिखाएंगे, आपको केवल बताते चल। देख लीजिए आप कितना बताया गया था, देख लीजिए। असम की विजय के बाद इसने 1686 में बीजापुर की विजय की। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? आजम खान इसकी तरफ से था, जबकि बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह था। फिर गोलकुंडा की विजय 1687 में की। फिर इसके काल में विद्रोह कुछ होते हैं, बुंदेलों का विद्रोह था जिसमें। फिर उसके बाद जाटों का विद्रोह, जिसमें तिरुपति मथुरा क्षेत्र में जाटों ने इसके काल में विद्रोह किया था, उसके बारे में बताया गया। सतनामी मुंडिया का विद्रोह जो है भी बताया गया। इसके काल में क्या कौन कौन विद्रोह हुआ था, विद्रोह तक भी हमें बताया गया। उसके बाद इसका एक लड़का शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ था, वो भी हमें बताया गया। इसके बारे में अब आगे भी हमें बताया जाएगा। जब मुग़ल चित्रकला हम पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी इसके बारे में हमें बताया गया। तो हमने इसी में देखा कि औरंगज़ेब के बारे में हमें कितना सब कुछ बताया गया कि उसने कितनी शादी की, उसके कार्य में कब कब विद्रोह हुआ, उसने कौन सी विजय की, उसके बारे में सब कुछ हमें बताया गया। यहाँ तक कि उसने सर्वाधिक सिक्का चलाया, यह भी बताया गया। उसके राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ, यह भी बताया गया। अब हम देखेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें कितना पढ़ाया गया था, उसे भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें केवल यही बताया गया कि 1680 से 89 तक उनका कार्यकाल था और उन्होंने शिवाजी के अंतिम समय में उनका अपने पुत्र संभाजी से मतभेद हो गया। फलस्वरूप संभाजी को कैद कर लिया गया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी को छोड़ दिया गया। इस समय अष्टप्रधान में 2 वर्ग हो गया था। एक वर्ग संभाजी को समर्थन दे रहा था, जबकि दूसरा वर्ग राजा राम को। अंततः संभाजी गद्दी पर बैठे, इसलिए उन्होंने अष्टप्रधान पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उत्तर भारत के एक ब्राह्मण कवि कलश पर अधिक विश्वास किया। इसलिए इनके समय में अष्टप्रधान विघटित हो गया। संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपना समर्थन दिया, इसलिए मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने इन्हें बंदी बना लिया और इनकी हत्या कर दी गई। इनके पुत्र साहूजी अल्पवयस्क थे। इनके चचेरे भाई राजा राम को गद्दी सौंप दी गई। अब आप देख सकते हैं कि संभाजी का इतिहास एक पेज भी नहीं हमें बताया गया। पूरा एक पेज में संभाजी और राजा राम दोनों लोगों का इतिहास निपटा दिया गया। वहीं आपने देखा कि औरंगजेब का इतिहास हमें जो है
1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेज। औरंगजेब का इतिहास हमें 8 पेज में बताया गया, लेकिन संभाजी का इतिहास हमें आधा पेज में निपटा दिया गया। ऐसी स्थिति में आपको यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी फालतू में यह आरोप नहीं लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगाया जा रहा आरोप पूरी तरीके से सही है। हिंदू राजाओं के इतिहास को छिपाया गया है। हमारे इतिहास में हमारी पीढ़ी को और हमें खुद, हम तो अपना दिखा दिए कि हमें कितना संभाजी के बारे में बताया गया। और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना बताया गया था संभाजी के बारे में, और शहजादा अकबर के पिता औरंगजेब के बारे में आपको कितना बताया गया था। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। हमने अपना दिखा दिया भैया, हमें तो केवल इतना ही बताया गया था इतिहास में कि संभाजी आधा पेज में निपटा दिए गए थे, और औरंगजेब के बारे में 8-9 पेज इधर है। अभी जब मुग़ल चित्रकला पढ़ाएंगे तो मुग़ल चित्रकला में भी औरंगजेब के बारे में बताया गया है। जब मुग़ल प्रशासन बताएंगे तो वहाँ पर भी जो है औरंगजेब का वर्णन होगा कि औरंगजेब ने क्या क्या किया था प्रशासन में। आर्थिक जब इतिहास चलेगा तो वहाँ पर भी सभी इसमें जो है कम से कम 12 से 15 पेज औरंगजेब के बारे में बताया गया, लेकिन संभाजी के बारे में आधा पेज ही निपटा दिया गया है। जबकि हमें हाल ही में रिलीज हुई छावा फिल्म के माध्यम से यह देखने को मिला कि संभाजी का इतिहास कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर संभाजी के बारे में विस्तृत बताया जाए तो शायद पूरे मुग़ल काल पर भी भारी हो सकता है उनका इतिहास। लेकिन जो है हमें ऐसी स्थिति में आप स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय इतिहास में केवल मुस्लिम आक्रांताओं का ही इतिहास भरा पड़ा है, कहीं कोई महान हिंदू राजा का इतिहास नहीं है।